चलो तो अब बैठ जाओ यार, स्टार्ट करते हैं, बहुत बैकग्राउंड हो गई। तो देखो फ्रेंड्स, इधर देखो क्या बता रहा हूं मैं। मैंने कल भी बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है? विराम चिन्ह। विराम चिन्हों का परिचय दे रहा हूं मैं, का परिचय। ठीक है, तो परिचय में सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन लिखना है, इसको लिखना है। ठीक है, इसको पेन कागज उठाओ और लिखो कि विराम चिन्ह का यूज कहाँ किया जाता है? वाक्यों को स्पष्ट, सुसंगठित और अर्थपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, पंक्चुएशन मार्क्स आर द सिंबल यूज्ड इन द राइटिंग टू मेक अ सेंटेंस क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल। क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से, ऑर्गेनाइज्ड संगठित रूप से, और मीनिंगफुल मतलब उसका अर्थ निकले साथ में। ठीक है, एग्जाम्पल बताया मैंने। एग्जाम्पल क्या है कि पहला एग्जाम्पल था कि मैंने कॉमा के साथ यूज करा इसको कि चलो दादाजी खाना खा लो, और दूसरा बिना कॉमा के यूज करा मैंने जब इसको लेट्स ईट ग्रैंडपा या ग्रैंडफादर, और विदाउट जब मैंने इसको यूज करा तो इसका मतलब हुआ कि चलो दादाजी को ही खा लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आ गया क्योंकि पूरा का पूरा वर्ड मतलब मीनिंग ही बदल गया। तो लेट्स ईट्स ग्रैंडपा, इसका मतलब ये होता है। तो 2-3-4 एग्जाम्पल। शांत बैठ जाओ और लिख लो चुपचाप। कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स ऑफ देयर यूजर्स, ये लिख लिया, मिटा दूं इसको। कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स एंड देयर यूजर्स, कॉमन marks MAR marks and their पहला लिखो फुल स्टॉप का। मैं इनके एग्जाम्पल बताते जा रहा हूं। एग्जाम्पल के साथ साथ इनके प्रकार का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके एग्जाम्पल लिखते रहेंगे। तो इसको लिखना है अभी फिलहाल, मैं बाद में एक साथ समझा दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। फुल स्टॉप का मीनिंग, फुल स्टॉप का जो डिनोट करते हैं वो डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। यूज सेंटेंस समाप्त करने के लिए। एग्जाम्पल, इसका यूज क्या होता है? स्टॉप करने के लिए। पहला इसका हो गया she want to school, she want to school, she want SCHWO school। इसको मिटा रहा हूं भाई। हाँ, दूसरा है हमारे पास कॉमा। कॉमा, इसका सबसे पहले एग्जांपल मैंने बताया था, एक एग्जांपल और लिख लो। वाक्य में हल्का ठहराव दिखाने या सूची में वस्तुओं को अलग अलग करने के लिए यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसका यूज करते हैं वाक्य में ठहराव दिखाने के लिए। वाक्य में ठहराव दिखाने हेतु। एग्जाम्पल है I bought an apple, bananas and orange।
I bought, BOUGHT, bought a apple, APP, apple, banana, and bananas, s लगा दो, and orange, ORANGES, orange. मैंने सेब, केले और संतरे खरीदे। इसका मतलब होता मैंने सेब, केले एवं संतरे खरीदे। तीसरा टाइप है हमारे पास जिसको कहते हैं हम क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क, ये है इसका सिंबल। इसका यूज काहे के लिए करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह इसको कहते हैं। प्रश्नवाचक ये अंत में आता है प्रश्न पूछने के लिए। यदि हमें प्रश्न पूछना है, यदि हमें क्वेश्चन पूछना है तो इससे यूज करते हैं। मैं इसके बाद इसका एक बारी टेस्ट लूंगा, तो अभी अच्छे से समझ लेना। कल जैसा मत बोलना कि सर कल पक्का करने वाला हूँ। अभी समझ लो, एक बारी अपन देखेंगे कहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या है, इनके बारे में आपको पता हो जाएगा ना। उसके बाद सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे अपन। उसके बाद जब सिंपल सेंटेंसेस बन जाएंगे आपके, फिर अपन एंट्री करेंगे काय में, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट में, फिर अपन सेंटेंस मेकिंग को करेंगे। और जब ये सारी चीजें फ्लुएंसी में जाएंगे तो फिर अपन धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे इंग्लिश में थोड़ी सी पकड़ बनाने के लिए। तो इनको लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप रिवाइज कैसे करोगे अगर इनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। तो लिख लो, वेयर आर यू गोइंग। एग्जाम्पल हो गया, वेयर आर यू गोइंग। क्वेश्चन या के अंत में आता है। हो गया क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरीज। चौथा एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी। सिंबल होता है कुछ ऐसा। यूज कहाँ, इसका यूज काय में करते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का? कुछ ऐसी चीज आए जिससे आप हैरान या परेशान हो जाओ, तो जब वो वाक्य आता है उसके बाद अपन यूज करते हैं उसको। बाद में भी और बीच में भी करते हैं, तो यूज होता है इसका हैरान होने पर या किसी खुशी, आश्चर्य, दुख। खुशी में भी होता है और दुख में। समय एग्जाम्पल हो सकता है इसका अपना, वाह दैट्स अमेजिंग, वाह यह अद्भुत है, दैट्स वाह दैट्स अमेजिंग का
Yeah. Wow. Yeah. बहुत है। आकाश को तो अपन ने कल भी समझ लिए, खाली इसको लिख लो, उसके बाद एक टेस्ट लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फटफट लिख लेते हैं। और दो तीन मैंने बताया नहीं था इनके सिंबल्स। तो एक होता है कॉल, क्या बोलते हैं उसको, कॉलन करके बोलते हैं, जिसमें ऊपर डॉट रहता है और नीचे हलंत रहता है, इसको कहते हैं कॉलन। 500 है अपना कॉलन। कुछ इस तरीके से रहता है इसका, इस तरीके से। इसको अगर हिंदी में आप बोलोगे तो इसको बोलते हो द्विबिंदु। इसके नाम से हिसाब से ले लिए उसको, द्विबिंदु। इसको तो मत लगा देना, नहीं तो तुम एरो लगा दो। यूज होता है सूची या व्याख्या शुरू करने से पहले। इसका यूज कब करते हैं? सूची या व्याख्या, आधे वाम या आधे खाने, व्याख्या शुरू करते समय, करते समय या करने से पहले लिख लो यार, करने से पहले। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल है she bought 3 things, she bought BOUGST 3 things, pen, books and bag। she BOUGST bought 3 THRW 3 things। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या कहा, अब बैग, बैग लिए किसी बैग, बुक एंड पेन। देखो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है इसका। आपने वाक्य शुरू करे, स्टार्टिंग किए, शी बॉट 3 थिंग्स, मतलब उसने 3 चीजें खरीदी है, उसने 3 चीजें खरीदी, जिसमें से उसने क्या खरीदा, फिर यहाँ पे लगा दो आप इसको। उसके बाद बैग है, उसने पेन खरीदा है, बैग खरीदा है, एंड क्या खरीदा है, बुक खरीदा। ला 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 ला। सेमीकोलन, अर्धविराम। छठवा, सेमीकोलन, अर्धविराम। अर्धविराम को क्या बोलते हैं आप? सेमीकोलन। थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना यार, थोड़ी गलती हो गई। कॉलन में दोनों बिंदु आएंगे, लास्ट में 2 डॉट आएंगे, जबकि सेमीकोलन में 1 बिंदु आएगा और 1 आधा आएगा। और यहाँ पे भी इसको करेक्ट कर लेना। 2 जुड़े हुए वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम, इसका यूज करते हैं 2 जुड़े हुए वाक्यों को जोड़ने के लिए। 2 जुड़े हुए वाक्यों को जोड़ने हेतु। एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल? I want to go out. It was raining heavily. I wanted to go out. I wanted to go. I wanted to go out.
आउट लगाया इसने, it was raining heavily and it was raining heavily heavily apostrophe सातवां है apostrophe तो कहते हैं हम कुछ ऐसा, तो हलंत कैसा लगाते हैं इसका, कुछ ऐसा ऐसा ये सिर्फ है अपॉस्ट्रॉफी का, ये अपॉस्ट्रॉफी स्वामित्व या संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए, स्वामित्व या संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं, ऑनरशिप दिखाने के लिए यूज करते हैं, ऑनरशिप ऑनरशिप दिखाने हेतु it's raining it's raining it's raining it is raining, बारिश हो रही है, संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए स्वामित्व तुम्हें तो यार हमेशा जल्दी रहती है। इसमें देखो ये जनरली ना वनडे एग्जामों में आता है। सर इसके साथ मेरी आंसर सेवा में इधर ध्यान दो। देखो अपॉस्ट्रॉफी क्या होती है समझना, अगर इसका यूज करते हैं जब तो हम किसी संक्षिप्त रूप को दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने कहा इट इज रनिंग मतलब बारिश हो रही है। अब मेरे को इट इज का यूज नहीं करना है पूरे का, मैंने कहा इट्स रनिंग, उसमें क्या चीज शामिल हो गया, एस लगाया खाली मैंने, अपॉस्ट्रॉफी लगाया, ये अपॉस्ट्रॉफी और एस लगाया, तो ये इसका काम कर दिया उसने। तो इसका जो यूज था संक्षिप्त रूप में लाने के लिए, इसका ये काम कर रहा है। ठीक है, तो अपॉस्ट्रॉफी का यूज एक तो ऑनरशिप दिखाने के लिए भी होता है और दूसरा संक्षिप्त या शॉर्ट फॉर्म के लिए, शॉर्ट फॉर्म मतलब शॉर्ट में बात करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, और सेमी कॉलम और कॉलन और सेमी कॉलन में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि जब आप सूची या व्याख्या बनाने के लिए स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने से पहले ही देखो शी बॉट 3 थिंग्स मतलब उसने 3 चीजें खरीदी। ठीक है, उसके बाद उसने बताया कि पहला, दूसरा, ये तीसरा, 3 चीजें खरीदी। जब हम सेमी कॉलन की बात करते हैं इसमें अर्धविराम आता है, तो 2 जुड़े हुए वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज होता है। जैसा फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्टेड टू गो आउट इट वॉज रनिंग हैविली। तो देखो ये भी एक वाक्य है और दूसरा ये भी वाक्य है। अब दोनों को हमें जोड़ना है तो इसका काय का यूज करें हमने,
अर्धविराम का या सेमीकोलन का यूज करें। ये देखो, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज होता है। बाकी यही हार्ड था। एक्सक्लेमेटरी तो आपको मैंने कल ही समझाया था। आपने किसी को दुख की परिस्थिति में देख लिया या बहुत ज्यादा एडवेंचर देख लिए या हैरान रह गए आप, तो उसके लिए आप क्या विस्मय आदि बोधक या एक्सक्लेमेटरी का यूज करते है ना। अब दो तीन और हैं, उसको भी लिख लो, क्योंकि ना जनरली ये वर्डों के बारे में या मतलब इन चिन्हों के बारे में कोई बताता नहीं। आप जब भी अगर लैपटॉप भी उठाओगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे आते हैं। देखो, ये कॉलन, सेमीकोलन, ये हलन, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये सारी चीजें हैं क्या। तो आप यहाँ पे पढ़ोगे तो बाद तक आपको कौन पड़ेगा ये चीज। तो एक और लिखो, और लिखना है आपको कोटेशन मार्क। कभी आपने निबंध लिखे हो क्या? निबंध लिखने से पहले आपने एक अच्छा सा कोटेशन दिए कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपनी परिस्थिति के आधार पर, या स्वामी विवेकानंद का कोई और कोट आपने सबसे पहले कोट करे, तो दो हलंत इधर साइड और दो हलंत इधर साइड, वो दो ठो जो वर्ड हैं आपके, दो ठो वर्ड बोल रहा हूँ, एक समझ लो एक शायरी जैसी है, उसको आपने बंद कर दिया, उसको कहते हैं कोटेशन। कोई भी एक, चाहे आप महात्मा गांधी का या किसी भी फिलोसफर का लिखते हो, तो आपने पहले कोटेशन से स्टार्ट किए निबंध में, तो ये कोटेशन का जो मार्क है वो कुछ इस तरीके से बनता है। कोटेशन मार्क है कुछ इस तरीके से, सबसे पहले ऐसा, और थोड़ा सा दूर जाने के बाद जब आपने कोटेशन कंप्लीट कर दे तो कुछ ऐसा बनता है। उद्धरण चिन्ह कहते हैं हिंदी में इसको, उद्धरण चिन्ह। आधुनिक किसी के कहे हुए शब्द को दिखाने के लिए, किसी के शब्दों को विशेष रूप से दिखाने हेतु, जैसा आई एम हैप्पी, जैसा कि जैसा Constitution is a very important of our country। आपने गांधी जी का एक कोटेशन लिखे, उसके आजू बाजू लगा दिए, तो आपने दर्शा दिए इस चीज को लेकर। और उसके बाद डैश तो आप समझते हो, डैश, जस्ट लाइक डैश। फिर जानकारी अचानक ठहराव दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। अतिरिक्त जानकारी या अचानक ठहराव दिखाने हेतु। She gave him, he answered no, she gave him her answer। एग्जाम्पल है, she gave him and her answer, her मतलब उसका आंसर,
डैश लगाया अपन ने यहाँ पर, आंसर इज नो। मतलब इसका ये हुआ मतलब उसने उसे अपना जवाब दिया। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पेरेंथीज यानी कोष्टक। parentheses cheese। तो ये मैंने जो कोष्टक लगाए यही है कोष्टक। वाक्य में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने की, वाक्य में एक्स्ट्रा KNOWDG नॉलेज जोड़ने हेतु। Today I gone outside. I gone outside. C flower FLO. I gone outside today. इनको सारों को लिख लो। एक बार टेस्ट ले लेंगे ना तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।